नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत, और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर है वक्फ कानून पर हिंसा, विरोध, आगजनी हो रही थी। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन हिंसा पर अभी ममता बनाम योगी की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल में आगजनी हुई, हिंसा हुई, गाड़ियां फूंक दी गई, बवाल हुआ बंगाल में। इसकी शुरुआत बंगाल से हुई तो तस्वीर नासिक से आज सामने आई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, नासिक में दरगाह हटाने को लेकर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए क्योंकि हिंसा शुरू हो गई थी, पथराव शुरू हो गया था। पुलिस ने टीयर गैस चलाए। नासिक की आपको दिखा रहे हैं। नासिक में दरगाह हटाने पहुंची थी पुलिस, वहां लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, हिंसा शुरू कर दी। और उसके बाद नासिक में उस दरगाह पर बुलडोजर चला है जहां पर जिसे हटाने को लेकर यह विरोध शुरू हुआ था। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में वक्फ के विरोध में देखिए घर और दुकानें फूंक दी गई हैं, दुकानों में आग लगा दी गई है। ये कपड़ा की दुकान थी, आप देख रहे हैं, गारमेंट शॉप थी, पूरी गारमेंट शॉप तहस नहस कर दी गई है। कुछ लोग लूट ले गए सामान, आग लगा दी दुकानों में। ये आप देख रहे हैं, चूड़ियां जमीन पर पड़ी हुई हैं, दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है, मकानों को टारगेट किया गया है। ये वक्फ कानून के विरोध में जो हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ सोचिए, ममता बनर्जी कहां थी? बंगाल जल रहा था, ममता बनर्जी आज सद्भावना का संदेश दे रही थी। कोलकाता में ममता बनर्जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मंच पर लेकर एक साथ खड़ा करके एकता का संदेश दे रही थी। तो रिफॉर्म्स के लिए भी आ सकता है। He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है तो रिफॉर्म्स के लिए भी आ सकता है। He wants to change the game. दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आज इमामों को बुलाया था, सारे इमामों को बुलाया। ये जो बंगाल में हिंसा हो रही है वक्फ के नाम पर, इमाम से बात करने के लिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात करने के लिए ममता बनर्जी ने उन्हें बुलावा भेजा था। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। जो कुछ हालात बंगाल में बने हुए हैं, कल योगी आदित्यनाथ ने ममता पर टारगेट किया था, तो आज ममता बनर्जी ने योगी पर वार किया है। बंगाल में तो मांग होने लगी है कि योगी आदित्यनाथ को बंगाल भेजा जाए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि योगी बंगाल को देखें, योगी संभालें बंगाल को। आज यूपी में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। देखिए, गाजियाबाद में ममता बनर्जी का पुतला फूंका जा रहा था हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उसके बाद। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी,
बनर्जी ममता बनर्जी। दूसरी तरफ एक अर्थी को रखकर प्रदर्शन हो रहा था और इसको सांकेतिक तौर पर बंगाल सरकार बताकर, ममता बताकर प्रदर्शन हो रहा था। खत्म करती जा रही है राजनीति के क्षेत्र में। अरे कहाँ मर गई गलत दबाव का इसका भी कि ममता बनर्जी हमारे हिंदू भाई मार दिए, ये कुलस्नी ने क्या कर दिया, ये हमारे हिंदू संस्कृति को खत्म करती जा रही है राजनीति के क्षेत्र में। अरे कहाँ मर गई गलत दबाव का इसका भी कि ममता बनर्जी हमारे हिंदू भाई मार दिए। यूपी में एक और बड़ा प्रदर्शन हुआ ममता के खिलाफ। प्रयागराज में लोग सड़कों पर उतरे और ममता का पुतला जलाया, पुतला पे ममता की तस्वीरें लगाई। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी यहाँ से। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल में बवाल मचा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो जगह जगह गूंजने लगा है नया नारा, बंगाल मांगे योगी। बंगाल से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि दंगाइयों का एक ही इलाज, बुलडोजर गाज और बाबा वाला इलाज। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। इन दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिए योगी मॉडल का उपयोग करती तो शायद आज वहां हिंदुओं की रक्षा हो पाती, आज पश्चिम बंगाल अशांत न होता और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं इन पर लगाम लगती। जब से नया वक्फ कानून आया है, कुछ मौलाना ममता सरकार से आग बबूला हैं। ममता तो ऐलान कर चुकी हैं कि वो बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। योगी की मांग और मुर्शिदाबाद हिंसा पर सवाल उठे तो ममता दीदी इतनी भड़की कि जुबान बेकाबू हो गई। गरीब मुसलमानों की जमीन छीनी गई है, जब्त की गई है वक्फ के नाम पर, उसके बारे में अगर ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है तो आपको परेशानी है क्या ममता जी? क्योंकि उन्होंने इन उग्रवादी तत्वों को इतना सर चढ़ा लिया था कि आज अगर ममता जी यह समझ भी रही हो कि गड़बड़ हो रहा है तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। यह सरकार अब एक प्रकार से अतिवादी उग्रवादी तत्वों के हाथ बंधक हो चुकी है। हिंदुओं को डरा रही हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अब देखिए जरा, कल योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था और उस पर आज ममता बनर्जी ने क्या रिएक्शन दिया। योगी ने कहा था बंगाल में हिंसा पर योगी और ममता में जुबानी जंग शुरू हो गई। योगी ने कल ममता पर निशाना साधा था, कहा था बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए बंगाल जल रहा है लेकिन ममता बनर्जी चुप है। वो दंगाइयों को शांति दूत बताती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, दंगाइयों का एक ही इलाज है डंडा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर टीएमसी कांग्रेस सब चुप है। अब ममता को योगी का बयान पसंद नहीं आया। ममता ने एक बार फिर महाकुंभ में मौत का मुद्दा उठाया है। इमामों की जनसभा में ममता ने निशाना साधा, योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, यूपी में मुठभेड़ में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां तक नहीं निकालने देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत आजादी है। ममता का दावा है हिंसा के लिए बाहरी जिम्मेदार है। मुर्शिदाबाद हिंसा में सीमा पार के तत्व शामिल हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ को और ममता बनर्जी को। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं।
आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। वहां की मुख्यमंत्री चुप है। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मेरा मारा? दंगाइयों को शांति दूत कहती है। আপনারা লুকিয়ে লুকিয়ে ফুপার উত্তম খেলা খেলবেন আর पर्दा के पीछे में क्या है हम नहीं समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं इसको। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। क्या आपका जुमला सरकार एवं इट्स ए प्री प्लान्ड कम्युनल राइट्स इफ आई से सो। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। भाग करना नहीं जुड़ना करो। जोड़ो जोड़ो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। वक्फ के नाम पर जो बवाल है ये बड़ा रूप और शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। लुधियाना में आज प्रदर्शन हुआ है। लुधियाना में लोग सड़कों पर उतरे हैं और नारेबाजी की है। ये मामला आज देश की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। देश की सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर आज सुनवाई हुई, बहस हुई। बड़े बड़े वकील इसमें मौजूद थे। दलीलें देने में कपिल सिब्बल वक्फ कानून के विरोध में दलील दे रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी भी कानून के विरोध में दलील दे रहे थे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी जस्टिस संजीव खन्ना। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं। कानून के समर्थन में भी 7 राज्य सरकारों ने याचिका दी हुई है। केंद्र सरकार ने भी कैविएट दायर की थी। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध में दलीलें रखी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। कपिल सिब्बल ने कहा यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 मुझे अपने धर्म की आवश्यक प्रथाओं का पालन करने का भी अधिकार देता है। सरकार कैसे यह तय कर सकती है कि वक्फ केवल वही लोग कर सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी समुदायों पर लागू होता है। सिब्बल साहब ने कहा इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन यह कानून उससे पहले ही हस्तक्षेप करता है। 20 करोड़ लोगों के अधिकारों को इसके आधार पर हड़पा जा सकता है। अब वक्फ परिषद और बोर्ड में हिंदू भी हो सकते हैं, यह मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। कोर्ट ने कहा प्रशासन आदि के संबंध में अनुच्छेद 26 के शब्दों को जरूरी धार्मिक प्रथाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा वक्फ संशोधित अधिनियम में कलेक्टर को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। लोगों को अधिकारी के पास जाना होगा। 8 लाख में से 4 लाख संपत्ति वक्फ बाय यूजर है, यानी जिन संपत्तियों का वक्फ इस्तेमाल कर रहा है, जो वक्फ की संपत्ति है और पेपर नहीं है, वो 8 लाख में से 4 लाख ऐसी संपत्ति है। अब इसकी कल्पना करें क्या होगा। सीजेआई ने कहा जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में थे तो हमें बताया गया कि यह जमीन वक्फ की है। हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ गलत तरीके से पंजीकृत है। सिंघवी साहब ने कहा हमने सुना है कि संसद भी वक्फ की जमीन पर है। सिंघवी सहित कई वकीलों ने कानून पर रोक की मांग की। सरकारी वकील खड़े हुए, तुषार मेहता साहब, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक कानून नहीं है, यह जेपीसी द्वारा विचार विमर्श के बाद आया है। 98 लाख से ज्यादा ज्ञापनों पर विस्तृत चर्चा की गई है। सीजेआई ने कहा 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करें, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी, ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे, कोर्ट ने सवाल पूछा। इसके बाद आपको बताऊंगा आगे कोर्ट में क्या हुआ, क्या दलीलें रखी गई, दिलचस्प दलीलें वकीलों की तरफ से, और जज ने, सीजेआई ने क्या पूछा। लेकिन उससे पहले जरा सियासतदानों को सुनिए।
संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है, जो संविधान का मूल है। एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। बल्कि आपकी जवाबदेही तय हो रही है और आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए आपको जाना पड़ रहा है उसी न्यायालय में जिनको आप 3 बजे परेशान कर रहे थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक आतंकी की फांसी बचाने के लिए। तो न्यायालय भी जानता है आप लोगों के बारे में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल तक के लिए 2 बजे के लिए फिर से उसको सुनवाई करनी है। काफी सख्त टिप्पणी भी की है, उम्मीद के साथ गए भी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं न कहीं हमारे लोगों को जो हमारा अधिकार छीनने का प्रयास है उसका संरक्षण करे। कि सरकार संविधान को दिल में रखती है, जेब में नहीं। और ये जेब में रखने वाले लोग जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी अपनी बपौती समझ रखा था, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब वो ये आके कहते थे, जैसे वो बादशाही जमाना होता है, जिस इलाके पे उंगली कर दी बस वो आपका हो गया। सबकी अलग अलग पिटीशन है, तो सब ने वो बात रखी है, जो उसके अंदर कमियां हैं सब रख रहे हैं ना उसको। मैं तो चेयरमैन रहा हूं, मैंने तो फेस किया है। एमएलए था वो क्लोज हटा दिया, इलेक्टेड भी हटा दिया, इलेक्शन प्रोसेस से भी खत्म कर दिया, और मुस्लिम क्लोज हटा दिया। उनको ये कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड पे हमारी पार्टी की राय साफ है कि हम इस बिल के खिलाफ थे, वोट भी किया और भविष्य में भी खिलाफ रहेंगे। वक्फ की जायदाद को लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। इससे गरीब मुसलमान को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसमें दुष्प्रचार जो हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। न मस्जिद की ज़मीन जाएगी, न ईदगाह की, न कब्रिस्तान की, न खानका की, न मज़ार की, कहीं भी 1 इंच ज़मीन जाने वाली नहीं है। इसी के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के जो सजेशंस दिए गए थे, जिसको सरकार ने ठुकरा दिया था, बिल्कुल संविधान के विरोध में जाकर के और गैर संवैधानिक तरीके से जिद में एक बिल लेकर के ये सरकार आई है, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय की आज की टिप्पणियां बहुत कुछ दर्शाती हैं। अब आपको वापस सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या दलीलें दी गई, क्या बहस हुई। कोर्ट ने पूछा, अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है, यानी जिसका इस्तेमाल वक्फ कर रहा है, तो उस स्थिति में आखिर क्या होगा। सरकारी वकील ने कहा, इसमें कलेक्टर उसकी जांच करेगा पहले। अगर किसी को कलेक्टर के फैसले से समस्या है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो वक्फ अधिनियम द्वारा शासित नहीं होना चाहता है, वो अब एक ट्रस्ट भी बना सकता है। कोर्ट ने पूछा, क्या किसी हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में भी गैर मुस्लिम सदस्य हैं। कोर्ट ने तिरुपति बालाजी का जिक्र किया। इस पर सरकारी वकील ने कहा, वो कोई उदाहरण नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मंदिर की कानूनी देखरेख एक कमेटी करती है जिसमें मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी। कोर्ट ने कहा, बोर्ड में 8 मुस्लिम हैं और 2 मुस्लिम नहीं हो सकते, यानी वो गैर मुस्लिम होंगे। सरकारी वकील ने कहा, तब तो यह बेंच भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम धर्म को भूल जाते हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष एक समान है। आप इस बात की जजों के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं। वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सरकारी वकील ने कहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। कल फिर दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद अब कल 2 बजे सुनवाई होनी है। सुनिए वकील जब कोर्ट से निकल कर आए तो वो क्या कह रहे हैं। सीजेआई साहब ने एक बहुत ही तारीखी बात कही। उन्होंने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 100 years कैन नॉट बी रीरिटन। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। कल इंशाल्लाह 2 बजे हमको टाइम मिला है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हक में फैसला होगा। अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं
उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बहुमत से पास किया है, तो निश्चित तौर पर कुछ जो शिकायतें थी उनको दूर कर रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है और जो भी परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, जो भी फैसले आएंगे वो अच्छे होंगे। हमारी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना और ये अपनानी चाहिए। अब आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आपने देख लिया और वकीलों को सुन लिया, लेकिन बहुत से ऐसे स्मारक हैं पुराने जो एएसआई द्वारा संरक्षित भी थे और वक्फ का दावा भी था। यह नया कानून लागू होते ही लगभग 250 ऐसे स्मारक पर वक्फ का दावा खत्म हो जाएगा। आइए आपको बताऊं कौन कौन से वो स्मारक हैं जिस पर वक्फ का दावा खत्म होगा यह नए कानून लागू होते ही। वक्फ के 256 राष्ट्रीय स्मारक पर खतरा मंडरा रहा। नए कानून के बाद इन पर वक्फ का दावा खत्म हो जाएगा। ये वो संपत्ति है जो न दान में मिले न इनके कागजात हैं। ये सभी एएसआई संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक हैं। इस लिस्ट में दिल्ली में अग्रसेन की बावली, दिल्ली का पुराना किला, प्रतापगढ़ गोंदिया फोर्ट इसमें शामिल है, बुल्डाना के फतेह खेड़ा मस्जिद सहित कई स्मारक ऐसे हैं। ये सभी एएसआई संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनकी देखरेख करता है, जिन पर वक्फ बोर्ड ने भी दावा कर रखा है। ये वक्फ बोर्ड को दान में नहीं मिली है। इन पर वक्फ के दावे का एक ही आधार है, इसे पहले कभी मुस्लिम धर्म के लोग इस्तेमाल करते थे। वक्फ बाय यूजर नियम के तहत इसे वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताता है। नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड को अगले 6 महीने में डिटेल देनी है, अपनी सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं होंगे तो उस पर वक्फ बोर्ड का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ऐसे में वो सीधे एएसआई के पास चली जाएगी। सुनिए जरा, मुगलों के वंशज, मुगलों की जो छठी औलाद है प्रिंस तुसी, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। 10 साल की हुकूमत कर 3 राज्यसभा के कुछ मेंबर को ले लिए, लोकसभा के कुछ मेंबरों को लेके आप बिल पास करके प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लिए, तो ये होने वाला नहीं है। जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके जो लोग हैं उनको बता दूं, ये इसको बंदर भक्की मत समझिए आप। मूर का खून सर पर कफन बांध कर निकलता है, जंग का मैदान हो या कानूनी जंग। और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी इल्तिजा है कि अपने घरों से बाहर आए और इस बिल की मुखाफलत करें, क्योंकि आपकी खामोशी इस हिंदुस्तान के गुरूर हुक्मरानों की हिम्मतें और बढ़ेगी। आप लोगों का साथ हमारी हिम्मत अफज़ी होगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या हुसैन या गौस, अल्लाहु अकबर। भारत में वक्फ पर बवाल हो रहा है। यह आवाज पाकिस्तान तक पहुंची तो पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान में इस पे प्रतिक्रिया हुई तो भारत को जवाब देना पड़ा। भारत में वक्फ कानून पर पाकिस्तान में आखिर खलबली मची हुई है। वक्फ कानून की खामियां गिनाने में पाकिस्तान जुटा है। नए कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है। मस्जिदों, दरगाहों सहित संपत्तियों से बेदखल किया जाएगा, वो कह रहा है। पाकिस्तान के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया। भारत की पाक को ज्ञान न देने की सलाह है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है। भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वक्फ कानून देश की संसद ने पास किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आया, पाकिस्तान की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हैं। पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल पूछा गया। पाक को उपदेश देने के बजाय खुद पर गौर करना चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में पाक का रिकॉर्ड पहले ही बहुत खराब है, तो पाक कम से कम अल्पसंख्यकों पर हमें ज्ञान न दे। सुनिए जरा धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। बेंगलोर का इतना बड़ा सैकड़ों एकड़ के अंदर पड़ा हवाई अड्डा बनाया गया, सारा वक्फ जायदाद के ऊपर है। मस्जिद भी थी, उस मस्जिद को भी ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके इसका मतलब है कि
फ़िरका परस्त ज़हनियत की नज़र है और वो ये समझ रहा है कि इस हुकूमत के निकलने के बाद हमारे लिए कोई मौका नहीं रहेगा वक्फ को खाने का, इसलिए इस वक्त ख़त्म करना चाहते हैं। वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। इससे क्या है कि मुर्शिदाबाद हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, संवैधानिक तरीके से आप एक जगह बैठ जाओ, किसानों की तरह आप बैठकर जो है अपनी मांग रखो, कौन मना करता है। लेकिन मुसलमानों को, मेरे नौजवानों को, मेरे समाज के लोगों को आप सड़कों पर लाकर उनको पत्थरबाज साबित करने की कोशिश मत करो। ये तो इस बात से पता चलता है कि 80-20 की उन्होंने हमेशा बात की, उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात की। तो मैं कहता हूं कि वक्फ बिल जो आया है, इसके लिए जो बेहतर से बेहतर तरीका हो सकता है, सड़क से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ी जानी चाहिए। बात करने पर इसमें बात कीजिए कि यहाँ की पॉलिसीज जो बनती हैं वो इसराइल बनाता है। तो इसराइल भी जैसा जो गज़ा में करना चाहता है, चाहता है कि हिंदुस्तान में भी वैसी माहौल पैदा कर दिया जाए। ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को होशियार रहना चाहिए कि इसराइल जो है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, सबसे बड़ा दुश्मनी है। और जिस तरह से उसने गज़ा का माहौल ख़राब किया, फिर वहाँ पर इस तरह से जुल्म सितम किया अत्याचार, वो चाहता है यहाँ भी वैसे ही माहौल पैदा हो जाए। एक प्रोपेगेंडा और झूठ पर आधारित ये वक्फ लाया गया है। जो संविधान में जो सहूलतें दी गई हैं, जो फैसिलिटेट किया गया है शहरियों को, उसको बिल्डोज किया गया है इस बिल को लाने के। अब इस बीच वक्फ को लेकर घमासान हो रहा है। वक्फ की एक और संपत्ति है औरंगजेब की कब्र। संयुक्त राष्ट्र में यह विवाद पहुंच गया है, यूनाइटेड नेशंस में। यह औरंगजेब की कब्र है। औरंगजेब की कब्र, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसको गिराने को लेकर, इस पर बुलडोजर चलाने को लेकर बवाल हुआ, विवाद हुआ। अब इसका मसला, संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लिखी गई है कि भारत कब्र को गिराने जा रहा है, बुलडोजर चलाने जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र कुछ करे। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह है जिनको आपने सुना वक्फ पर जो बयान दे रहे थे, मुगलों के वंशज हैं, आखिरी मुगल उनके वंशज हैं। उन्होंने बाकायदा लिखा है रॉयल मुगल फैमिली ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने चिट्ठी लिखी है संयुक्त राष्ट्र को और संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को बचाया जाए। रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब की कब्र पर जो विवाद महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, वो अब यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुका है। मुगलों के खानदान के वारिस ने यूएन को चिट्ठी लिखकर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा की गुहार लगा दी है। यूएन चीफ को लिखे लेटर में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दिया है और कह दिया है कि भारत में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो। अब देखिए जरा चिट्ठी लिखने वाले कौन है, किसने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है कि औरंगजेब की कब्र को बचाया जाए। ये औरंगजेब की कब्र है। यूएन चीफ को प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने चिट्ठी लिखी है। प्रिंस तुसी खुद को बहादुर शाह जफर का वंशज बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि वो कब्र वाली वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली वक्फ संपत्ति की देखभाल करने वाला शख्स होता है। चिट्ठी में लिखा है ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया और फिल्मों में लगातार गलत प्रचार हो रहा है। इससे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसी वजह से औरंगजेब का अनुचित विरोध होने लगा है। ऐसे स्मारकों का विनाश, उपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से निर्देश जारी करने की अपील की। औरंगजेब की कब्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सुरक्षा की मांग की है। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद है। इस जिले को पहले औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाता था, बाद में नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया। यहां औरंगजेब की कब्र भी हटाने की मांग होने लगी। पिछले महीने इसी मांग पर पूरे महाराष्ट्र में रैली और हिंसा भी हुई। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी हंगामा हुआ। कब्र हटाने की मांग और विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र को यह पत्र लिखा गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रिंस याकूब क्या कह रहे हैं। हमने एक पिटीशन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को रवाना किया है
और पिटीशन रिप्रेजेंटेशन में हमने सेक्रेटरी जनरल से ये मुद्दे पे हमने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट 1972 यूनेस्को हेरिटेज के बूस्ट के लिए जो है साइन एग्रीमेंट किया है, उसके मुताबिक भी जो है ये मॉन्यूमेंट को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ बुलबुले जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है अननेसेसरी जो है उसमें कंट्रोवर्सी पैदा करना और जो है अननेसेसरी धमकियां देना, जो भी है हमारे बीजेपी के बरबुले कह सकते हैं उनको, आप शेख चिल्ली कह सकते हैं उनको, तो उस मसले में हमने सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा है। अब एक और खबर आई है बड़ी महाराष्ट्र से, दरगाह पर एक्शन और बड़ा टेंशन। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, नासिक में हिंसा हो गई, पुलिस पर पथराव हो गया, दरगाह पर एक्शन के लिए पुलिस पहुंची थी। जब हालात बिगड़ने लगे तो उसके बाद देखिए पुलिस ने टीयर गैस छोड़नी शुरू की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। और उसके बाद देखिए इस हिंसा में पुलिस वाले घायल हो गए, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस वालों को चोटें आई हैं क्योंकि पथराव हो रहा था, पत्थर पुलिस को लगे हैं और 31 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस ने उन्हें पकड़ा है, पुलिस उन पत्थर चलाने वालों को खींच कर ले गई है। इसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चुप बैठने का, चल चुप बैठने का, सर चुप बैठने का बोल रहा हूं मैं आपको, बोला मैं एक बार चुप बैठने का, चुप बैठने का, चल चुप बैठने का सर। और उसके बाद देखिए जिस दरगाह पर बुलडोजर चलना था उस पर सुबह बुलडोजर एक्शन हुआ। ये हिंसा रात को हुई है, सुबह बुलडोजर चलाया गया। और उसके बाद जो मलबा है उस मलबा को उठाया गया है, जो भी बना हुआ अवैध निर्माण था उसे हटाया गया है। अब जिन लोगों ने हिंसा की थी सुबह होने के बाद उन सब की गिरफ्तारियां हुई हैं। जितने लोगों को रात में पकड़ा गया था उन्हें पकड़ा गया, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी की गई है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। अवैध मजार को हटाने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि नासिक गोलियों की आवाज से दहल उठा। सड़क पर हरोड़ पत्थर थे और आशंका गहरा गई थी कि कहीं नागपुर की तरह नासिक भी सुलग तो नहीं उठेगा, क्योंकि आधी रात पत्थरबाजों ने पुलिस को निशाना बना लिया। पुलिस टीम को घेर कर पत्थर चलाए और 31 पुलिस वालों को बुरी तरह घायल कर दिया। दंगाइयों को रोकने के लिए पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए और फिर चला देवाभाऊ का बुलडोजर। जिस अवैध दरगाह को लेकर बवाल मचा था, सुबह होते ही फडणवीस सरकार ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया और चुन चुन कर पत्थरबाजों का हिसाब हो रहा है। अब आपको बताऊं कि आखिर दरगाह पर बुलडोजर क्यों चला, ये नौबत क्यों आई, क्या वजह है, सरकार का दावा क्या है, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। नासिक में जिस दरगाह के लिए भारी बवाल और पथराव हुआ, उस दरगाह पर फडणवीस सरकार ने बुलडोजर चलवाया। नासिक की ये सतपीर दरगाह 350 साल पुरानी बताई जाती है। इस दरगाह को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और यह मामला नगर निगम से लेकर हाईकोर्ट तक गया था।
1 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद नासिक नगर निगम ने दरगाह ट्रस्ट को नोटिस दिया और 15 दिन के अंदर खुद अवैध निर्माण हटाने को कहा था। जब ट्रस्ट की तरफ से दरगाह का अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया तो नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ रात में ही मौके पर पहुंची। पुलिस और नगर निगम की टीम दरगाह ट्रस्ट के लोगों से बात कर रही थी, तभी बिजली बंद कर दी गई और कुछ लोग पुलिस टीम पर पत्थर बरसाने लगे। करीब आधे घंटे तक भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव किया। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में 31 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस दागे। कई और थानों की पुलिस लगाई गई। हालात उसके बाद काबू में आए। नासिक की हिंसा के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नासिक से पुलिस ने 57 संदिग्ध बाइक भी जब्त की हैं। दरगाह के पास पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। नासिक से पुलिस ने 57 बाइक्स उठाई है। दरगाह के पास पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कमिश्नर और जो पुलिस घायल हुए। कल रात को जो आरोपी स्पॉट पे मिले थे उसमें से 15 आरोपी स्पॉट पे ही अरेस्ट कर लिए गए थे, डिटेन कर लिए गए थे। उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। उनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। कुछ नाम हमको मिले हुए और ये जो अरेस्टेड एक्यूज्ड है उनके तहकीकात से भी और नाम आगे आने की शक्यता है। इसमें जो स्टोन पेल्टिंग हुआ ये अटेम्प्ट टू मर्डर का हमने सेक्शन, जो सबसे सीरियस सेक्शन है इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा हुआ है। जो पत्थर है जोर से मुझे चेस्ट में लगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस आया तो दूसरा पत्थर मेरे पैर को लगा। वो थोड़ा चलने में हो रहा है, सूजन आ गया है। अपने हेलमेट पहना था, हेलमेट पे मेरे 2 पत्थर लगे। हमारे बहुत सहकारियों को पत्थर लगे हैं, बहुत घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने डट के सामने परिस्थिति से अंडर कंट्रोल किया है। और इस बवाल के बाद ये तब हुआ है जब नासिक में ही बवाल हुआ और नासिक में ही उद्धव और संजय राउत पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए पहले कि फडणवीस शिंदे आज अमरावती में थे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उद्धव ठाकरे नासिक में थे और संजय राउत नासिक में थे। और उससे ठीक पहले यह बवाल हुआ तो संजय राउत क्या कह रहे हैं, दंगे कब और कहां करवाने हैं बीजेपी इसकी ताक में रहती है। जिनके पास सत्ता है वो अब भी हमसे डरते हैं। नासिक में हमारी पार्टी की बड़ी जनसभा, इसलिए इन्होंने यहां दरगाह हटाओ अभियान किया है। लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए यह काम किया गया है, नहीं तो यह कार्रवाई बाद में भी तो की जा सकती थी। बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कहा, अक्ल का अंधा मतलब कौन यह महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। वो बिना मतलब का पोंगा रोज सुबह उठकर कोई बयान देता है, खुद को महान, गंभीर और बुद्धिजीवी जताने का प्रयास करता है। सत्ता गंवाने वाला व्यक्ति कितना दिशाहीन हो जाता है, अनाप शनाप कहने लगता है, यह साफ दिख रहा है। सुनिए जरा दोनों को क्या कह रहे हैं। 25 सालों से नासिक का हिंदू समाज जिस अनधिकृत मजार के बारे में रास्ते पर उतर रहा था और हम सब ने आंदोलन करते हुए प्रशासन को इशारा दिया था कि यह मजार हटा दी जाए, कल ही वह पूरी मजार हटा दी गई और पूरा जो सरकारी प्लॉट था वो खाली करा दिया गया। बीजेपी दंगा करवाने वाली है। कब और कैसे दंगे करवाना है बीजेपी इसकी ताक में रहती है। शिवसेना का यहाँ शिविर चल रहा है, इसलिए जानबूझकर ये हंगामा किया जा रहा है। संजय राउत जब बोलेंगे तब उनकी पार्टी बोलेगी। संजय राउत जितनी उनकी आलोचना करेंगे तब उनके पार्टी में वहां पे छोड़ेंगे, उनके पार्टी में अस्वस्थता बढ़ेगी। कई लोगों ने उद्धव जी को क्यों छोड़ा है। आइए आज की एक और बड़ी खबर है, बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। उन पर कल ईडी ने चार्जशीट फाइल की और आज बवाल शुरू हो गया। क्या जेल जाएंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि ईडी का शिकंजा जिस तरह से कस रहा है। राहुल गांधी आज गुजरात में थे, लगातार कई बार गुजरात पहुंच गए, गुजरात का दौरा किया, गुजरात के मंदिर पहुंचे थे। स्वामी नारायण मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि राहुल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में।
आइए दूसरी तस्वीर देखिए। गुवाहाटी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। चार्जशीट के खिलाफ, ईडी की चार्जशीट के खिलाफ प्रदर्शन था। अगली तस्वीर देखिए। देहरादून में भी कांग्रेसी सड़क पर उतरे, क्योंकि कल चार्जशीट फाइल होने के बाद कांग्रेस ने तय कर लिया था कि आज हम प्रदर्शन करेंगे। सोचिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल और सोनिया पर चार्जशीट फाइल की है। इन प्रदर्शनकारियों से रिपब्लिक ने जब पूछा कि आप आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों सड़क पर आए हैं, कौन सा मामला है? प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन यह नहीं पता क्यों कर रहे हैं, मामला क्या है। सुनिए। आप क्या कहेंगे, किस मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई राहुल जी का अपमान, ये पूरी कांग्रेस का कार्रवाई की। केस क्या है? केस पता है? ईडी के द्वारा चार्जशीट केस पता है सोनिया जी के खिलाफ और नेशनल हेराल्ड का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो ठीक है, केस पता है आपको? पता है। क्या केस ये है? राहुल जी को झूठे केसों में। केस क्या है? किस चीज के ऊपर केस? ईडी, मोदी, राहुल गांधी सब समझ में आता है। केस पता है आपको? केस पता है, नेशनल हेराल्ड का केस है। और हमारे हेराल्ड में क्या? नेशनल हेराल्ड में ये हमारे राहुल जी के ऊपर सोची समझी एक साजिश है। किस मामले को लेकर आप? ईडी का राहुल गांधी जी को सम्मान है। मेरा आपसे एक सवाल, किस चीज पर सम्मान किया ईडी ने? ईडी ने सम्मान के, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपके, किस चीज पर सम्मान? आपके माध्यम सिर्फ एक चीज में भेजना चाहूंगा कि आज तक जितने भी सम्मान दिए गए, जितने भी चार्जशीट फाइल की, सारे विपक्ष के लीडर के केस पता है? केस पता है? क्या केस है? देश में जो हो रहा है आज कभी 50-70 साल में नहीं हुआ। क्या केस है पता आपको? क्या केस है? केस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए। आप देख रहे हैं, केस के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन सड़कों पर उतरे। अगली तस्वीर देखिए। कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया है, घेराव किया है। उसी तरह देखिए, लखनऊ में भी ईडी के दफ्तरों का घेराव किया गया है आरोप पत्र दाखिल होने के बाद। कांग्रेस ने आज देश भर में जमकर बवाल काटा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से मुंबई तक कांग्रेस के तकरीबन सभी छोटे बड़े नेता सड़कों पर उतरे। मोदी सरकार पर हमला बोला, ईडी पर निशाना साधा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पाक साफ बताया। तो सवाल ये, क्या कांग्रेस डरी हुई है? क्या कांग्रेस को कुछ बड़ा होने का डर सता रहा है? क्या उसे डर है कि अब सोनिया और राहुल गिरफ्तार हो सकते हैं? दरअसल गांधी परिवार के बयानों से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि गांधी परिवार अब धमकाने पर उतर आया है। हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा भी जमीन घोटाले में फंसे हैं, जिसका मतलब है सोनिया गांधी के दामाद और राहुल के जीजा भी मुश्किल में हैं। अगर जांच में पुख्ता सबूत मिले तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में गांधी परिवार को अखिलेश यादव का साथ मिला। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। तो आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है अभी, जिसे आप चार्जशीट कहते हैं। गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में बड़े एक्शन की आशंका जताई जा रही है। संकेत है कि सोनिया और राहुल गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तार होने का मतलब दोनों को जेल जाना होगा। ऐसी आशंका इसलिए है कि दोनों पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ है। पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पैसों की हेराफेरी का मामला। पीएमएलए के तहत केस में जमानत मिलने में बहुत मुश्किल होती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पीएमएलए की सख्त धाराएं लगाई गई हैं। सोनिया राहुल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 लगाई गई है, जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा होती है, जुर्माना भी लगता है।
देश के कई दिग्गज नेताओं पर इन धाराओं का उन्हें सामना कर चुके हैं वो नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया शामिल हैं। किसी तरह उन्हें जमानत मिली थी, केस चल रहा है। अगर इनके गुनाह साबित हुए तो जेल की सजा तय है। अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल हैं। हेमंत सोरेन पर यह धाराएं लगी, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर इतनी धाराओं में केस चला और के कविता पर ईडी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं और यही वजह है कि दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट से पहले ईडी ने सोनिया से 3 बार पूछताछ की, राहुल गांधी से 5 बार सवाल जवाब ईडी ने किए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी और अभिषेक मनु सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है, प्रॉपर्टी संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई ये कहानी? ये एजेएल है, ये इन सबकी मालिकाना हक रखती है। कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग चली गई यंग इंडिया में। ये यंग इंडिया है, न ये अचल संपत्ति हिली, न एजेएल हिली, 1 रुपया नहीं हिला, न संपत्ति हिली। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बेचना खरीदना नहीं हुआ। मूल बात यह है कि जब ये लोग हैं या कोई भी लोग हो तो कोई डिविडेंड, कोई फायदा किससे कहां उठाया। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाए कि ये कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज़ गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। कानून से ऊपर तो देश में कोई नहीं है ना। आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता ये उचित है। अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो, कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल झूठा केस है, कुछ दम नहीं है। पूछताछ पहले हो चुकी है 3-3, 4-4 दिन तक। अब आपको बताऊं, अब मांग हो रही है। देखिए मुंबई में पोस्टर लगा है, देवा भाव बुलडोजर चलाओ, योगी बुलडोजर चलाओ, यानी एजेएल की जो प्रॉपर्टी है, यानी नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चलाओ। और यही वजह है कि बहुत से नेता ये कह रहे हैं ईडी को बंद कर देना चाहिए। अखिलेश और राहुल आज कह रहे हैं ईडी पर ताला लगा दो। तो आपको बताऊं ईडी है क्या? ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय देश की एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी पैसों की हेराफेरी की जांच करना है। ईडी धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी को गैर कानूनी तरीके से व्हाइट करना। ब्लैक से व्हाइट करने का सीधा मतलब है कि कानून के खिलाफ काम करना। ईडी की स्थापना 1956 में नेहरू सरकार के जमाने में हुई थी। 1956 में ईडी को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था, जिसे 1957 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से जाना जाने लगा। 2014 के बाद ईडी ने 5000 केस दर्ज किए। इनमें केवल 3% केस नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन नेताओं के खिलाफ सजा की दर 95% से भी ज्यादा है। यही वजह है कि ईडी की जांच से नेताओं में घबराहट है, क्योंकि मोदी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी बेहद सख्त है। ऐसे में जिन नेताओं का नंबर नहीं आया है उन्हें भी डर सता रहा है। ईडी के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान ईडी को लेकर। ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने बनाया था, और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना, हमारी राय साफ है
हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं ये समझ रखता हूं, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। नरेंद्र मोदी की सरकार में एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने की छूट है और ये काम होगा। ये धरने से ईडी दबाव में नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। आइए अब आपको बताऊं, एक तरफ ईडी राहुल और सोनिया पर शिकंजा कस रही, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर बुलाया था पूछताछ के लिए, तो प्रियंका वाड्रा भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची थी। आज की पूछताछ खत्म हुई तो रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस से निकले हैं। आज दूसरे दिन की पूछताछ उनसे हो रही थी। कल रॉबर्ट वाड्रा को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अमेरिका चीन में ट्रेड वॉर छिड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बॉम्ब मार दिया है और इतना बड़ा बॉम्ब कि चीन के लिए मुश्किलें बढ़ गई। देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने अब तक सब पर टैरिफ लगाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाया, लेकिन चीन पर यह धमाका है। देखिए भारत पर 10%, थाईलैंड पर लगभग 10% और चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया है। वियतनाम पर 10%, ताइवान पर 10% लगाया है। आपको बताऊं चीन पर 245% टैरिफ लगाने का मतलब क्या है और क्यों लगाया है चीन पर यह टैरिफ। दरअसल टैरिफ एक तरह का टैक्स है, दूसरे देश पर इसे लगाते हैं, यानी विदेश से आने वाले सामान पर यह टैरिफ लगाया जाता है। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में इसे समझे तो टैरिफ से विदेशी सामान महंगा हो जाता है, इसलिए बाजारों में घरेलू उत्पादों की डिमांड ज्यादा होती है। अब अमेरिका ने 245% टैरिफ चीन पर लगा दिया है, यानी अगर 1000 रुपए का कोई सामान चीन सप्लाई करता है तो 2450 रुपए तो टैक्स लगेगा। इससे कीमत 3450 रुपए हो जाएगी। इसी बड़ी कीमत से चीन ने 7 कीमती धातुओं का निर्यात रोक दिया है और कार, ड्रोन में लगने वाले मैग्नेट के जहाज बंदरगाह पर रोक दिए। यह मटेरियल और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। चीन इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले धातु भी निर्यात करता है। निर्यात रोकने के साथ ही जिनपिंग ने अमेरिका से आयात भी रोक दिया है। बोइंग कंपनी से विमान के उपकरणों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। 11 अप्रैल को चीन ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया था और इसी टैरिफ के बदले ट्रंप ने 245% टैरिफ चीन पर लगा दिया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है कि उर्दू पर विवाद और देश में इस पर बहुत हंगामा और बवाल भी हुआ है कि ये बोर्ड, साइन बोर्ड उर्दू में क्यों लगाए जाते हैं। मामला कोर्ट पहुंच गया। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में दरअसल आज ये मामला जब पहुंचा तो कोर्ट में इस पर क्या कुछ अदालत ने कहा कि उर्दू भी इस देश की भाषा है, किसी एक समाज और समुदाय की भाषा नहीं है। साइन बोर्ड में उर्दू में ना लिखा जाए, इसको लेकर याचिका थी जिसे खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा यह भी हमारे देश की भाषा है। सुनिए जरा अखिलेश ने पहले क्या कहा था। वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर। मुख्यमंत्री जी ने पता ही नहीं उर्दू के बारे में। सोचो उर्दू के बारे में, उर्दू के माध्यम से विरोध कर रहे थे। और सच्चाई ये है कि उर्दू भारतीय भाषा है। उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं पर जन्मी है, यहीं पर पली है, यहीं पर। आइए और अब बात आज के सूत्र की। हंसी दर्द से राहत देने वाली टॉनिक है और हंसी के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी का यह सूत्र दिया था चार्ली चैपलिन ने। चैपलिन ने मुसीबत और दर्द से भी लोगों को ठाके लगाने की सीख दी थी। चैपलिन का जन्म
1889 में 16 अप्रैल को लंदन में हुआ। हालांकि चैपलिन पले बड़े और रहे अमेरिका में। पर्दे पर सबको हंसाने वाले चैपलिन की जिंदगी दुखों और मुश्किलों से भरी थी। उनके माता पिता दोनों गायक थे, लेकिन चैपलिन जब 3 साल के थे तो दोनों अलग हो गए, और जब 14 साल के थे तो उनकी मां को पागलखाने भेज दिया गया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर चैपलिन अब नाटक और स्टेज के कार्यक्रम करने लगे। जिंदगी के दुख को उन्होंने पर्दे में हंसी में बदल दिया। वो नाटक और फिल्मों में हंसी और व्यंग्य के किरदार करने लगे। एक तरफ निजी जिंदगी में वो परेशान थे, 4 शादियां उनकी टूट गईं, दिमागी हालत खराब हुई, लेकिन मुश्किलों के बीच भी चार्ली हंसने और हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। 30 साल की उम्र से पहले ही वो अरबपति बन गए थे। एक वक्त तो वो था कि अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा पैसे कमाने लगे थे। हिटलर पर फिल्म बनाई तो अमेरिका ने उन्हें बैन कर दिया था। कुछ सालों बाद अमेरिका ने ऑस्कर अवार्ड के लिए चार्ली चैपलिन को अपने देश बुलाया। ऑस्कर मिलते ही 15 मिनट तक दर्शक खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते रहे। ऑस्कर में ऐसा सम्मान और ऐसी शोहरत आज तक किसी को नहीं मिली। चार्ली चैपलिन ने सूत्र दिया था, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी परेशानियां भी नहीं। जिंदगी का मजा लेना है तो मुस्कुराते रहिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।